हेलो स्टूडेंट। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, यानी अपने दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जिनका हम यूज़ करते हैं दैनिक जीवन में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रीऑन के बारे में। किसके बारे में? फ्रीऑन के बारे में। फ्रीऑन क्या होता है पहले ये देखेंगे। फ्रीऑन किसे कहते हैं? जो पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन होते हैं। क्या? पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन, एल्केन को हम क्या कहते हैं? फ्रीऑन कहते हैं। को फ्रीऑन कहते हैं। ठीक है। पॉली का मतलब हो गया अनेक, जो अनेक क्लोरीन और फ्लोरीन और एल्केन से मिलकर जो यौगिक बनेंगे वो फ्रीऑन कहलाते हैं। ठीक है। इनसे जो यौगिक बनते हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन और एल्केन से जो यौगिक बनते हैं उनको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इन्हें। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निर्माण की बात करते हैं। फ्रीऑन का निर्माण कैसे किया जाता है? निर्माण, फॉर्मेशन कैसे होता है? जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को, किसकी? कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हम कराएंगे HF के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवाएंगे, सबसे निम्न क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो फ्रीऑन का निर्माण होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4 + HF। यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में सबसे निम्न क्लोराइड का यूज़ कर लेंगे SbCl5। ये क्या है? उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक क्या पता चला? तीर के निशान के ऊपर जो लिखा जाता है वो उत्प्रेरक होता है, या तीर के निशान के ऊपर ताप दाब लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर HCl तो बाहर निकल जाएगा, HCl, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो उड़ जाएगा CCl3F। ये क्या है? फ्रीऑन। क्या है ये? फ्रीऑन है। अब फ्रीऑन भी देखो कई प्रकार के होते हैं, जैसे फ्रीऑन 11, 12, 112 जो भी है उनके बारे में। तो फ्रीऑन का निर्माण कैसे होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया HF के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो फ्रीऑन का निर्माण होता है। अब नामकरण की बात करते हैं अपन। नामकरण कि फ्रीऑन का नामकरण कैसे किया जाता है? फ्रीऑन का नामकरण XYZ के रूप में कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? फ्रीऑन X, Y और Z के रूप में कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि X क्या होता है, Y क्या होता है और Z क्या होता है। X का मतलब होता है C-1। C-1 कैसे? कि जितने कार्बन दिए होंगे फॉर्मूले में उसमें से एक घटाना है X का वैल्यू रखने के लिए। फिर Y क्या होगा? Y होगा H+1, मतलब फॉर्मूले में जितने हाइड्रोजन दे रखे हैं उसमें से एक जोड़ना है। और Z क्या हो जाएगा? Z होगा F की संख्या, यानी जितने फ्लोरीन दे रखा है वो लिखने हैं। जैसे आपके सामने यही फॉर्मूला है जिसमें अपने फ्रीऑन का निर्माण किया था। कौन सा? CCl3F। इसमें X की वैल्यू, Y की और Z की, इन तीनों के बारे में अपने को, तीनों की वैल्यू चाहिए अपने को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि X की वैल्यू कितनी है कि कार्बन एक है, एक में से एक जाएगा तो X की वैल्यू 0 हो गई। हाइड्रोजन है नहीं इसलिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। और Z क्या होता है? F की संख्या। F कितना है? 1। F कितना है? 1 है। तो ये कौन सा हो गया? फ्रीऑन 11। ये फॉर्मूला किसका है? फ्रीऑन 11 का है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, जैसे CF2Cl2। ये आपके सामने एक एग्जांपल और आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला? ये फ्रीऑन कौन सा है? ये कैसे देखेंगे कि XYZ का वैल्यू रखेंगे। X कितना है? C-1 तो मतलब 0, H+1 मतलब 1 क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, और F की संख्या F कितना है? 2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? फ्रीऑन 12 हो गया। 0
0 लिखो चाहे नहीं लिखे तो ये वैसे ही क्या कहलाएगा, फ्रियोन 12 होगा। फिर हम देखते हैं जैसे नेक्स्ट आ जाए C2F2Cl4 हो, Cl4 हो तो इसके लिए x y z का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, कार्बन 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1, H+1 तो H है नहीं तो 1 सीधा, और F की संख्या तो F कितना है, 2 है। तो ये क्या हो गया कि कौन सा फ्रियोन हो गया, फ्रियोन 112 हो गया। ये फ्रियोन 112 का फॉर्मूला हो गया, फ्रियोन 112 का फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार हम जो भी फ्रियोन है उसका नामकरण कर सकते हैं। कैसे, एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग। एक्स क्या होता है, C-1 मतलब फॉर्मूले में जितने कार्बन दे रखे हैं उनमें से एक घटाना है। वाई क्या होगा, जितने हाइड्रोजन दे रखे हैं उसमें एक जोड़ना है। और जेड क्या होगा, जितने फ्लोरीन की संख्या है। तो ये तो बात होगी अपनी फ्रियोन की। फ्रियोन क्या होता है कि पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन को ही हम क्या कहते हैं, फ्रियोन कहते हैं। उसका निर्माण होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये किसका फॉर्मूला है, कार्बन टेट्रा। टेट्रा का मतलब कितना होता है, 4 क्लोरीन है ना, टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ उत्प्रेरक के रूप में किसका निर्माण होता है, फ्रियोन का निर्माण होता है। और ये नामकरण हो गया। अब बात करते हैं इनके यूज की, कि उपयोग किस काम में लिया जाता है फ्रियोन का यूज। एक तो इसका यूज किया जाता है अक्रिय विलायक के रूप में। विलायक का मतलब होता है घोलने वाला। पहला तो क्या हो जाएगा, अक्रिय विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। और एक इसका जो मुख्य रूप से इसका यूज किया जाता है, जो एयर कंडीशन होते हैं, मतलब एसी हो गया, फ्रीज हो गया, इनमें प्रशीतक के रूप में, फ्रीज, एसी आदि में प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। तो ये तो अपना हो गया फ्रियोन के बारे में। कुछ दैनिक जीवन में जो उपयोगी कार्बनिक पदार्थ है उसमें सबसे पहला हो गया फ्रियोन। तो फ्रियोन के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में हम देखते हैं CNG और LPG गैस के बारे में। फ्रियोन के बाद में हम देखते हैं LPG और CNG। LPG क्या होती है और CNG क्या होती है, हम देखते हैं इनके बारे में। CNG और LPG, ठीक है, दोनों को कंपैरिजन के रूप में पढ़ लेते हैं। CNG की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसका हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस। पूरा नाम क्या हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब देखो कैसे CNG का निर्माण होता है और कैसी LPG का निर्माण होता है। कि प्राकृतिक गैस है जो भी होती है, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपरी परत में क्या पाई जाती है, CNG पाई जाती है, ये गैस पाई जाती है। और उससे उच्च दाब पर क्या कर लिया जाता है, संपीड़ित कर लिया जाता है। जो पेट्रोलियम पदार्थों के क्या पाई जाती है, ये तो ऊपर, और जो पेट्रोलियम पदार्थ होंगे उसमें ऊपर पाई जाएगी। और क्या कर लिया जाएगा, उच्च दाब द्वारा इसको क्या कर लिया जाएगा, संपीड़ित, क्या कर लिया जाएगा, संपीड़ित कर लिया जाएगा। क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर पाई जाएगी और सबसे ऊपर गैस ही होती है, हल्की है इस वजह से। और उच्च दाब देंगे, प्रेशर अधिक देंगे, और देने के बाद इसको क्या कर लिया जाएगा, संपीड़ित कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर LPG की बात करें तो LPG में क्या करेंगे, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनका शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जब पेट्रोलियम पदार्थ होगा, पेट्रोलियम पदार्थ को प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि क्या होती है कि जब उनका जो गलनांक होता है वो अलग अलग होता है, उस गलनांक के अकॉर्डिंग जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनका शुद्धिकरण कर लिया जाता है। कि पेट्रोलियम पदार्थों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या किया जाएगा, शुद्धिकरण कर लिया जाएगा।
और इस शुद्धिकरण के दौरान गैसें निकलती हैं। शुद्धिकरण में क्या निकलती है? जब शुद्धिकरण किया जाता है गैसें निकलती हैं और इन गैसों को क्या किया जाता है? उच्च दाब देकर द्रव अवस्था में बदला जाता है। गैसें निकलती हैं और इन गैसों को क्या कर दिया जाएगा? उच्च दाब द्वारा द्रवित रूप में इकट्ठा कर लिया जाएगा। इसको तो संपीड़ित किया जा रहा है और इसको द्रवित रूप में किया जा रहा है। वैसे बात करें सीएनजी के रूप में संपीड़ित किसको किया जाएगा? मेथेन को कर लेंगे, जैसे मेथेन। और द्रवित रूप में इसमें किसको करेंगे? जैसे प्रोपेन हो गए, ब्यूटेन हो गए, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। ये सब गैसें ये मुख्य रूप से होती है, बाकी और भी गैसें होती है लेकिन मुख्य रूप से यही गैसें मौजूद होती हैं, ठीक है। अब बात करें कि सीएनजी जो गैस होती है वो हल्की होती है। मान लो कहीं लीकेज हो जाए, जब लीकेज हो जाता है तो सीएनजी गैस क्या होती है? सीएनजी क्या होती है? हल्की होती है। और हल्की होने की वजह से क्या हो जाती है? ये वायु में जल्दी फैल जाती है, वायु में आसानी से फैल जाएगी। वायु में आसानी से फैल जाती है, इजी वे में फैल जाएगी, इसलिए दुर्घटना होने की संभावना कम होती है। क्या होती है? दुर्घटना होने की संभावना क्या होती है? कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि हल्की होती है, हल्की होने की वजह से वायु में फैल जाएगी। और दूसरी तरफ बात करें एलपीजी की, तो एलपीजी क्या होती है? भारी गैस होती है। एलपीजी क्या होती है? भारी गैस होती है। और भारी होने की वजह से जब इसका क्या हो जाए? रिसाव हो जाता है, तो रिसाव होने की वजह से ये जमीन पे इकट्ठी हो जाती है, मतलब फैलती नहीं हो जाती, इकट्ठी हो जाती है। ये इकट्ठी कब? जब इसका रिसाव होता है, इसलिए दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है। दुर्घटना होने की संभावना क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि एलपीजी के तुलना में सीएनजी अधिक सुरक्षित क्यों है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण यही है कि सीएनजी क्या होती है? हल्की होने की वजह से जब इसका रिसाव होता है तो वायु में आसानी से फैल जाएगी। और एलपीजी क्या होती है? भारी होने की वजह से क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है, इसलिए दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सीएनजी और एलपीजी। तो सीएनजी और एलपीजी का वैसे यूज बताएं तो यूज क्या हो जाएगा? ईंधन के रूप में हो जाएगा, या वाहनों को चलाने में भी किया जाता है, क्योंकि जो प्रदूषण मुक्त वाहन होते हैं उनमें सीएनजी का यूज किया जाता है। ये इनका क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। तो फ्रीऑन और एलपीजी सीएनजी के बाद में हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं बहुलक के बारे में। बहुलक, बहुलक, बहु का मतलब अनेक, लक का मतलब इकाई, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीमर, पॉलीमर। अब वैसे आपको दिख रहा होगा कि पॉलीमर क्या हो गया? दो वर्ड हो गए, एक तो पॉली और एक मर। पॉली का मतलब क्या हो गया? अनेक, और मर का मतलब क्या हो गया? इकाई। यानी बहुत सी इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी और बहुत सी इकाइयाँ आपस में जुड़कर क्या बना लेंगी? बहुलक का निर्माण कर लेंगी। बहु का मतलब अनेक, यानी कि पॉलीमर, पॉली और मर शब्द से मिलकर बना है। पॉली का मतलब अनेक हो गया और मर का मतलब इकाई हो गया, ठीक है। बहुलक की वैसे डेफिनेशन की बात करें कि छोटे छोटे अणुओं, जो छोटे छोटे अणुभार वाली जो संरचना होती है वो आपस में मिलकर एक उच्च अणुभार वाली संरचना का निर्माण कर लें। क्या करेंगी? छोटी छोटी जो इकाइयाँ होंगी वो आपस में जुड़ेंगी, और जुड़ेंगी तो क्या बना लेंगे? एक उच्च अणुभार वाली संरचना बना लेंगे। जुड़ने पर क्या बनेगी? एक उच्च अणुभार वाली संरचना बनेगी, उच्च अणुभार वाली संरचना बनेगी। और ये उच्च अणुभार वाली जो संरचना है वही क्या है? बहुलक कहलाती है, ठीक है। बहुलक की डेफिनेशन क्या होगी कि जो छोटे छोटे जो श्रृंखला होती हैं, जो इकाई होती हैं, वो आपस में जुड़कर एक उच्च अणुभार वाली संरचना का निर्माण कर लेती हैं, उसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक दो प्रकार का होता है, जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं उनके आधार पर बहुलक दो प्रकार का हो जाएगा। एक तो प्राकृतिक बहुलक, और एक हो जाएगा कृत्रिम बहुलक। कृत्रिम या संश्लेषित बोल सकते हैं, या मानव निर्मित भी, संश्लेषित या मानव निर्मित बहुलक, ठीक है।
प्राकृतिक बहुलक किसे कहेंगे कि वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक रबर, स्टार्च हो गई, सेलुलोज हो गया, ठीक है। और जैसे कृत्रिम या संश्लेषित मानव निर्मित की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, सेलुलोज या सेलुलोज बोलते हैं। और इसमें कृत्रिम बहुलक की बात करें तो ये क्या कहते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तो प्रकृति द्वारा प्राप्त होंगे और कृत्रिम मानव द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गई, और संश्लेषित रबर हो गया, संश्लेषित रबर हो गया। ये क्या है, बहुलक के प्रकार हैं। तो अपना टॉपिक है संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नायलॉन 66। नायलॉन 66 मतलब 66। नायलॉन 66 का निर्माण है वो कैसे होता है, पहले वो पढ़ते हैं निर्माण। नायलॉन 66 का निर्माण होता है एडीपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डायमीन के बहुलीकरण से। किस किस के, एडीपी अम्ल व हेक्सामेथिल डायमीन के बहुलीकरण से। हेक्सामेथिल डायमीन के बहुलीकरण से। अब फॉर्मूला कैसे याद करेंगे वो देखो कि यहाँ पर क्या दे रखा है, एडीपिक अम्ल के रूप में आप लिख लो COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, और बीच में CH2 और दूसरी तरफ भी क्या जोड़ दो, COOH। जो COOH और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो ग्रुप होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होती है, COOH। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, हेक्सामेथिल डायमीन, मतलब मेथिल कितने हैं, हेक्सा का मतलब 6, डाई का मतलब 2 है, एमीन ग्रुप कितने हैं, 2 एमीन ग्रुप हैं। तो हेक्सामेथिल डायमीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि मेथिल तो कितना है, 6 है, और एमीन कितना है, दोनों साइड 2 है, तो NH2। अब यहां से क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए इन दोनों सिरे से संयोजकता खाली चाहिए और इन दोनों से भी खाली चाहिए, क्योंकि बहुलक आपस में जुड़ेगा। बहुलक कब जुड़ेगा, जब दोनों सिरे खाली होंगे। तो खाली करो, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, COOH को COOH, इसको भी मैं ऐसे ही लिख दूं, क्योंकि इसको ऐसे लिखा सकते हैं हम, संरचना ऐसी होती है। तो COOH। NH2 को मैं कैसे दर्शा सकता हूँ, NH और H, और इसको मैं ऐसे ही दर्शा देता हूँ NH और H। इससे फायदा क्या हुआ वो चीज़ देखो कि यहाँ से तो OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, क्या बना लेंगे, H2O। इधर से भी क्या निकलेगा, OH निकलेगा, और इधर से क्या निकलेगा, H। तो ये दोनों भी आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। और ये इधर से भी संयोजकता खाली होगी, ये आपस में जुड़ जाएंगे, और इधर से भी संयोजकता खाली होगी। देखो कैसे होगा बहुलकीकरण। तो लिखो, इसको सेम टू सेम लिखना है। यहाँ से OH तो बाहर निकल ही गया, तो C+O, फिर यहाँ से क्या है, CH2 का होल 4, फिर C+O, कंप्लीट। एडीपी का अम्ल तो कंप्लीट, और हेक्सामेथिल डायमीन लिखेंगे हम। तो एडीपी हेक्सामेथिल डायमीन में N है और H है इसके साथ, फिर CH2 का होल 6 है, और फिर है NH। यहाँ से भी संयोजकता खाली है, और इस प्रकार इसका क्या हो गया, बहुलीकरण हो गया, ठीक है। तो नायलॉन 66 किसका बहुलक होता है, एडीपी का अम्ल और हेक्सामेथिल डायमीन का बहुलक होता है, और ये इसका बहुलीकरण है। ये क्या है, नायलॉन 66।
ठीक है। इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ होता है जैसे पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, रस्सी बनाने में किया लिया, ब्रश बनाने में, टायर बनाने में, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो नोट करें इसे। तो नेक्स्ट अपना टेरिलीन या डेक्रोन। तो टेरिलीन या डेक्रोन का जो बहुलीकरण होता है वो किससे बहुलीकरण से होता है? टेरिथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल के बहुलीकरण से होता है। तो कैसे होता है ये देखते हैं अपन। टेरिथैलिक अम्ल, अम्ल का मतलब मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां पर क्या होगा कि जो बेंजीन होगी, बेंजीन, उस बेंजीन की दोनों तरफ क्या जुड़ जाएंगे? COOH। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अभी लिख लेता हूं मैं, डबल बॉन्ड O और OH। इसको भी COOH लिख लिया। और एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन का मतलब 2 कार्बन और ग्लाइकोल का मतलब OH प्लस CH2CH2, दोनों साइड क्या होंगे? OH, मतलब एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। और इस एल्कोहल ग्रुप को मैं लिख देता हूं OH और OH अलग अलग रूप में। ठीक है। फिर अब वही बात कि यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, तो क्या हो गया? जल बाहर निकल रहा है। ठीक है। तो जल बाहर निकलेगा तो, और यहां से भी OH और यहां से भी OH, जल यहां से भी देखो एक संयोजकता खाली होगी, यहां से संयोजकता खाली होगी, आपस में जुड़ जाएंगे, और यहां से भी संयोजकता खाली होगी ताकि अनेक इकाइयां आपस में जुड़े। तो क्या बनेगा? इसी को लिख दूं, सेम टू सेम ही तो लिखना है, क्रियाकारक से उत्पाद सेम ही तो बनेंगे। तो एक संयोजकता खाली, डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन, बेंजीन संरचना। देखो अगर ऐसे बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। लेकिन बीच में अगर सर्किल आता है तो ये क्या है? बेंजीन होती है। तो C डबल बॉन्ड O, तो ये तो टेरिथैलिक अम्ल हो गया। अब एथिलीन ग्लाइकोल लिख देंगे, यहाँ से H निकल गया तो क्या होगा? O, फिर CH2CH2O N का मतलब अनेक इकाइयाँ जुड़ेंगी, प्लस NH2O कि जल भी बाहर निकल जाएगा। तो टेरिलीन या डेक्रोन का निर्माण किससे होता है? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक अम्ल के बहुलीकरण से होता है। तो ये आपके सामने टेरिथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, ये तो टेरिथैलिक अम्ल हो गया और ये एथिलीन ग्लाइकोल हो गया। दोनों यहाँ से जल निकल गया, दोनों साइड से जल का अणु निकलेगा तो संयोजकता खाली हो जाएगी, और खाली होकर ही आपस में जुड़ जाएंगे और दोनों तरफ संयोजकता खाली कर देंगे ताकि अनेक इकाइयाँ जुड़े। यूज की बात करें तो इसका यूज कपड़े बनाने में, नाव की पोल बनाने में, जो चुंबकीय टेप होती है उसको बनाने में, बेल्ट बनाने में और फिल्म बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ठीक है, संश्लेषित बहुलक में टेरिलीन या डेक्रोन कंप्लीट। इसके बाद में हम देखते हैं रेयॉन। इसके बाद में हम देखते हैं रेयॉन। रेयॉन क्या होता है? रेयॉन क्या होता है? इसके बाद में हम 3rd नंबर पे देखते हैं रेयॉन। रेयॉन किसका? जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज कि सेलुलोज को क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। तो सेलुलोज को शुद्ध किससे किया जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से सेलुलोज होगा। सेलुलोज को हम क्या करेंगे? सेलुलोज को शुद्ध करेंगे किससे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। और इसके दौरान एक गाढ़ा द्रव बनता है जिसको हम कहते हैं विस्कोस। इसको क्या कहते हैं? गाढ़ा द्रव बनता है, गाढ़ा द्रव बनता है और इसको हम कहते हैं विस्कोस। क्या कहते हैं? विस्कोस कहते हैं। और अब इसे सूक्ष्म छिद्रों द्वारा H2SO4 यानी मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे। अब इस विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों द्वारा H2SO4 में डालेंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु लिख लेते हैं। तनु का मतलब पतला, पतला का मतलब जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, इसमें डालेंगे। और इस दौरान जो रेशा प्राप्त होगा, प्राप्त रेशा कौन सा होता है? रेयॉन होता है। ठीक है। रेयॉन कैसे बनता है?
कि सेलुलोज को साफ करेंगे किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाई सल्फाइड से साफ करेंगे। साफ करने के बाद में एक गाढ़ा द्रव्य बनेगा, उसको हम कहेंगे विस्कोस। जो गाढ़ा द्रव्य बनता है उसको हम कहते हैं विस्कोस कहते हैं। और इस विस्कोस को सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा या सूक्ष्म छिद्रों द्वारा गुजारेंगे, किस में डालेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे। और इससे जो रेशा प्राप्त होगा वो किसका होगा, रेयॉन का होगा। ठीक है, नोट करो इसे। अब देखो प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक होता है वो एथीन के बहुलीकरण से बनता है, कि एथीन का जब बहुलीकरण करवाया जाएगा उच्च ताप, दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होगा, प्लास्टिक का या पॉलीएथीन का निर्माण होगा। क्या होगा, एथीन। एथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका क्या करवाया जाएगा, उच्च ताप व दाब पर, और क्या लगाया जाएगा, उत्प्रेरक भी डाला जाएगा। तो उसके दौरान क्या बनेगा, पॉलीएथीन बनेगी या प्लास्टिक या एथीन बनेगी, पॉलीएथीन। एथीन कैसे, कि यहाँ से डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा और यहाँ से संयोजकता दोनों खाली हो जाएंगी। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, पॉलीएथीन। ये क्या बन गई, पॉलीएथीन, मतलब अनेक इकाइयाँ। ठीक है, जो प्लास्टिक होता है वो एथीन के बहुलीकरण से बनता है, एथीन के बहुलकीकरण से बनता है। ठीक है, बहुलीकरण किससे होगा, उच्च ताप, दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यूज की बात करें तो थैलियाँ बनाने में, पाइप बनाने में, ट्यूब बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में देखो, प्लास्टिक के बाद में PVC का मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो कैसे बनता है, कि विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से बनेगा। नाम से ये पॉली का मतलब अनेक। अब इसको इधर देखेंगे तो ये क्या है, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। किससे, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से, बहुलकीकरण से बन जाएगा। तो विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये विनाइल क्लोराइड हो गया। पॉली का मतलब अनेक कब जुड़ेंगी, जब यहाँ से ये डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरफ की दोनों संयोजकता क्या होगी, खाली हो जाएंगी, तो अनेक इकाई यहाँ पर जुड़ेंगी। तो क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करें इसको, CH2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से संयोजकता खाली हो जाती है और ये क्या बन जाता है, पॉलीविनाइल बन जाता है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या ये किसका निर्माण हुआ, PVC का निर्माण हुआ। PVC के यूज़ की बात करें तो इसका यूज पाइप बनाने में, खिलौने बनाने में, इनमें यूज किया जाता है। तो दोनों रिएक्शन नोट करो, आगे हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आर्लोन, या इसको कहते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, या इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PAN। ये फुल फॉर्म भी पूछता है, ये ध्यान रखना, PAN यानी पान की फुल फॉर्म, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, या इसको कहते हैं पॉलीविनाइल साइनाइड। तो ये किसके बहुलीकरण से बनेगा, ये देखो दिख रहा है आपको, विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से बनेगा। किसके बहुलीकरण से, विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से, बहुलकीकरण या बहुलीकरण से बनेगा। तो विनाइल साइनाइड मतलब जो एथीन है उससे क्या जुड़ जाएगा, साइनाइड। साइनाइड का मतलब CN, वही यहाँ से डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद में दोनों तरफ से संयोजकता खाली हो जाएगी, तो किसका निर्माण हो जाएगा, पॉलीविनाइल साइनाइड का निर्माण हो जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CHCN और ये N, ये क्या बन गया, PAN बन गया, पान बन गया। ठीक है, आर्लोन का निर्माण किससे होता है, विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से होता है। या आपसे पूछ लिया जाए एक्रिलोसाइनाइड का, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का बहुलीकरण किससे होता है, विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से होता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है, जैसे ऊन जैसे जो रेसे बनाने में इनका यूज किया जाता है, या तकिए गद्दे बनाने में इनका
यूज किया जाता है। इसके बाद में है पॉलीस्टाइरीन। जो पॉलीस्टाइरीन है, या इसको कह सकते हैं पॉलीविनाइल, या इसको बोल सकते हैं पॉलीविनाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये किसके बहुलीकरण से बनेगा, दिख रहा होगा आपको, विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण से। विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण से बनता है। तो विनाइल बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब वहाँ पर साइनाइड था, साइनाइड की जगह क्या जोड़ दोगे, बेंजीन जोड़ दो। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। 5 क्यों लिखा, क्योंकि एक संयोजकता खाली होगी तभी तो जुड़ेगा किससे, तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर C6H5, और इधर भी संयोजकता खाली होने की वजह से ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पॉलीस्टाइरीन किसके बहुलीकरण से बनता है, विनाइल बेंजीन के या स्टाइरीन के बहुलीकरण से, या स्टाइरीन भी बोल सकते हो, स्टाइरीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका जो यूज होता है वो चाय के कप बनाने में, बोतल के ढक्कन बनाने में, रेफ्रिजरेटर कुछ भाग बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार अपना जो ये ये आपका जो कृत्रिम बहुलक है वो कंप्लीट हो चुके हैं, या संश्लेषित बहुलक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपन अब देख लेते हैं प्राकृतिक बहुलक, क्योंकि प्राकृतिक बहुलक हमने छोड़ दिया। तो इससे पहले हमने किसका स्टडी किया, कृत्रिम बहुलक का, और अब देखते हैं हम प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक होता है वो आइसोप्रीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक रबर देखते हैं। प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसके आइसोप्रीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। अब ये जो रबर का पेड़ होता है उसमें कट लगाई जाती है, काटा जाता है उसको, और उसमें जो द्रव होता है वो लेटेक्स या रबर शीर के रूप में इसको प्राप्त किया जाता है। जिससे दूध निकलता है ना, उसको ये क्या निकलता है, लेटेक्स या रबर शीर बोलते हैं इसको, रबर क्षीर बोलते हैं, रबर क्षीर के रूप में प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक रबर का बहुलीकरण देखते हैं कैसे होता है। तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला हो जाएगा CH2CCC, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर H हो जाएगा। कंप्लीट होगी संयोजकता, इसकी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, कंप्लीट हो गई। अब बहुलीकरण के लिए मैंने बताया कि दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, संयोजकता खाली होनी चाहिए। संयोजकता खाली करने के लिए यहाँ से डबल बॉन्ड है दोनों साइड, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो करो कन्वर्ट, बदलो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3 जुड़ रहा है, देखो इसी को लिख दिया, डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो संयोजकता कंप्लीट हो रही है क्या, ये एक एक संयोजकता खाली हो गई। n का मतलब अनेक, इस कार्बन की संयोजकता 1, 2 और 2 ये हो रही, 4 कंप्लीट है, इसकी नहीं है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और सभी की संयोजकता पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पॉली आइसोप्रीन हो गया। तो प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलीकरण हमने कर दिया। यहाँ से जो ये प्राकृतिक रबर अपने को प्राप्त होता है, इसकी प्रत्यास्थता और तन्यता क्या होती है, कम होती है। प्राकृतिक रबर की प्रत्यास्थता व तन्यता क्या होती है, कम होती है।
तो इसकी प्रत्यास्थता और तन्यता को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसको क्या किया जाता है, किसको, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। और इस सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वोल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्कनीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वोल्कनीकरण किसे कहते हैं या वोल्कनीकरण प्रक्रिया क्या होती है। तो आप बताओगे कि प्राकृतिक रबर होता है, उसकी प्रत्यास्थता और तन्यता क्या होती है, कम होती है, और इसकी प्रत्यास्थता और तन्यता को बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, वोल्कनीकरण कहते हैं। एक बात देखो, ये प्रत्यास्थता क्या होती है, जैसे एक स्प्रिंग होती है, उसको खींचते हैं तो छोड़ते ही क्या आ जाती है, अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है, या प्रेस करते हैं, ठीक है, खींचो या प्रेस दबाओ, कि वह अपनी पुनः स्थिति में वैसे की वैसे आ जाएगी। वो गुण क्या हो जाता है, प्रत्यास्थता का गुण होता है, तन्यता उसके तन्ने का गुण होता है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।